नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। हमारी आज की कहानी है शोरूम का तमाचा। देवंती जी अपनी बहू को आवाज लगाते हुए बोली, बहू, ओ बहू, जरा चाय पानी तो लेकर आओ और बाहर आकर तो देखो जरा कौन आया है। तभी बहू झुंझलाकर अपने कमरे से बाहर निकली और गुस्से से तमतमाई हुई हाल में आ गई। जाकर देखा तो कोई 65 से 70 साल का बुजुर्ग अपने बेटे के साथ हॉल में ही सोफे पर बैठे थे और देवंती जी उन्हीं की बाजू वाले कुर्सी में बैठी हुई थी। बहू पिंकी ने उन्हें देखा तो बनावटी हंसी हंसकर उन्हें नमस्कार किया और उनके पैर छुए। पिंकी के पैर छूने से राम जतन प्रसाद जी भाव विभोर हो गए। उन्होंने पिंकी की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा, अरे वाह भाभी जी, आपकी बहू तो हीरा है, हीरा। कहाँ से चुनकर लाए हैं आप? आपकी बहू तो समझो कोहिनूर का हीरा ही है। इतने बड़े शहर में रहते हुए यह अपने संस्कार नहीं भूली है। रामजतन प्रसाद जी के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर पिंकी तो मानो आसमान में ही उड़ने लगी थी। उसके तो पैर जमीन पर ही नहीं टिक रहे थे। अपनी तारीफ सुनकर वह एक तरफ तो खुश हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ वह मन ही मन जल भुन भी रही थी कि ना जाने यह बुढ़िया किसे बुलाकर ले आई है। अब इस बुढ़े के साथ साथ इसके बेटे की भी खातिरदारी करनी पड़ेगी। तभी देवंती जी ने रामजतन प्रसाद जी से चाय के लिए पूछा तो उन्होंने थोड़ा नानुकुर किया। फिर देवंती जी के बार बार फोर्स करने पर वह चाय के लिए मान गए। पिंकी ने बुझे मन से उनके लिए जैसे तैसे चाय बनाकर दी। फिर थोड़ी देर बाद देवंती जी ने उन्हें खाने के लिए पूछा। रामजतन प्रसाद जी ने सोचा, गर्मी का दिन है, भरी दोपहरी है, हमारे कारण यह लोग नाहक ही परेशान हो जाएंगे, इसलिए बात को टालते हुए खाना खाने के लिए मना कर दिया। लेकिन देवंती जी जान रही थी रामजतन प्रसाद जी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, इसलिए वह बाहर का खाना नहीं खा पाते। और शुरू से ही देवंती जी का व्यवहार इतना अच्छा था कि वह अपने दरवाजे पर आए किसी भी मेहमान को बिना खाना खिलाए नहीं जाने देती थी। इसीलिए अपने स्वभाव के अनुसार उन्होंने रामजतन प्रसाद जी और उनके बेटे को भी खाना खाने के लिए उनके मना करने के बावजूद भी मना ही लिया, क्योंकि देवंती जी जब से शादी होकर आई थी तब से उन्होंने देखा था रामजतन जी और उनके पति महेंद्र प्रसाद जी बचपन के जिगरी दोस्त थे। लेकिन महेंद्र प्रसाद जी के गुजर जाने के बाद रामजतन प्रसाद जी की पहली बार ही देवंती जी से मिलने आए थे। इसीलिए देवंती जी को उनके प्रति और भी अपनापन लग रहा था। इसलिए रामजतन प्रसाद जी को खाना खाने के लिए मना ही लिया। अब पिंकी को लगा उनके सामने तो मम्मी जी वहां से उठने से रही और ना ही मैं उन्हें खाना बनाने का हुक्म दे सकती हूँ। अब खाना तो उसे ही बनाना पड़ेगा। तभी उसने तिगड़म लगाया। उसने कहा, मम्मी जी जरा सुनिए तो। अभी देवंती जी उठकर अंदर गई तो पिंकी ने कहा, क्या मम्मी जी, किस किस को घर पर बुलाती रहती हो? और जब वह लोग चाय के लिए मना किए तब भी आपने जिद की। तो चलो ठीक है, लेकिन अब खाना, यह आपकी क्या नौटंकी है मम्मी जी? इतनी भरी दोपहरी में मुझसे खाना तो नहीं बनाया जाएगा। अच्छा खासा तो वे लोग मना कर रहे थे, फिर आप कहाँ की महारानी हैं जो दोनों हाथों से लुटाने में लगी हैं? ना जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान, ऐसे आप किसी को भी अपना रिश्तेदार बना लेती हैं और आप उनसे खाना खाने की ही जिद करती रहती हैं। देखिए, यह सब मुझसे नहीं हो पाएगा। मुझे बच्चों के स्कूल भी जाना है, इसीलिए मैं तो चली स्कूल। अब आप ही देख लीजिए क्या बनाना है और क्या खिलाना है। और हाँ, एक बात और, अपने बेटे के महीने के राशन का बजट को देखकर ही खाना बनाइएगा। ज्यादा राजा हरिश्चंद्र बनने की कोई जरूरत नहीं है, समझी आप? कहकर वह जल्दी जल्दी तैयार हुई
और चली गई। देवंती जी हंसकर रामजतन प्रसाद जी से कहती हैं, भाई साहब, आप लोग थोड़ी देर आराम कर लीजिए। बहू को बच्चों के स्कूल जाना है, इसलिए उसे जाना पड़ा, वरना वह पूरा खाना बनाकर जाती। लेकिन कोई बात नहीं, मैं जल्दी से आप लोगों के लिए खाना तैयार कर देती हूँ। और उनके चेहरे पर परेशानियों की रेखाएं साफ साफ नजर आ रही थी। रामजतन प्रसाद जी उनके चेहरे को देखते ही सारा माजरा समझ गए थे, इसलिए उन्होंने बार बार मना किया। लेकिन देवंती जी ने वह बात याद दिला दी। जब उनके पति थे तब वह कभी भी किसी बात को नहीं टालते थे, लेकिन आज ऐसे क्यों टाल रहे हैं? और एकदम से मायूस हो गई और उन्होंने उन्हें एसिडिटी वाली बात भी याद दिलाई। इसीलिए बाहर का खाना तो आप खा ही नहीं सकते, फिर क्यों मना कर रहे हो? तब मजबूरन रामजतन प्रसाद जी को हाँ करना पड़ा। वैसे तो वह इस उद्देश्य से वहां गए थे कि उन्हें घर का खाना मिले, लेकिन बहू के हाव भाव को देखकर उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके वहां जाना बहू को अच्छा नहीं लग रहा था। इसीलिए वह भले ही तकलीफ उठा लेंगे, लेकिन देवंती जी को परेशानी ना हो, इस उद्देश्य से वह उन्हें खाना बनाने के लिए मना कर रहे थे। लेकिन देवंती जी ठहरी उदार दिल, दयालु और मिलनसार महिला। उन्हें किसी का भी दुख देखा नहीं जाता था। वह किसी के थोड़े से दुख में भी भावुक हो जाती थी। इसीलिए वह हमेशा सभी की मदद करती रहती, जिसे उनकी बहू ढोंग और आडंबर समझती थी। देवंती जी ने रामजतन प्रसाद जी और उनके बेटे प्रिंस को आराम करने के लिए कहकर खुद किचन में जाकर उनके लिए भोजन बनाने की तैयारी में जुट गई। रामजतन प्रसाद जी भी देवंती जी की परेशानी को अच्छी तरह से समझ रहे थे, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने देखा उनका बेटा 2 दिनों के सफर की थकान के कारण जैसे ही बिस्तर पर लेटा, उसे नींद आ गई। लेकिन रामजतन प्रसाद जी की नींद कोसों दूर थी। वह देवंती जी की मदद करना चाहते थे, लेकिन देवंती जी अपने बेटे बहू के साथ रहती थी। कहीं बहू या बेटे ने उनकी मदद करते हुए देख लिया तो कहीं गलत ना समझ बैठे। बस इसी डर से वह चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने सोचा था अपने बेटे को उनके पास मदद के लिए भेजने की, लेकिन वह तो अधिक थकान के कारण तुरंत ही सो गया। अब रामजतन जी स्वयं को लाचार महसूस कर रहे थे और अपनी पत्नी सुनैना को याद करने लगे, जो अभी 2 महीने पहले उन्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए परमात्मा में विलीन हो गई थी। काश अभी सुनैना साथ होती तो देवंती भाभी की मदद कर पाती। आज मैं सुनैना के बिना कितना लाचार महसूस कर रहा हूँ। फिर उन्हें लगा, या फिर उनका प्रिय दोस्त महेंद्र प्रसाद जी रहते तो भी दोनों दोस्त मिलकर देवंती भाभी की मदद कर पाते। लेकिन बेचारी गर्मी के मौसम में वह भी भरी दोपहरी में हमारे लिए भोजन तैयार करने में जुटी हुई है। यह भी कोई उम्र है भला काम करने की? और वह खो गए अपने बचपन की यादों में। किस तरह वे दोनों दोस्त एक दूसरे के बिना नहीं खाना खाते थे, ना ही पढ़ाई करते थे। जब खाना खाते, दोनों अपनी अपनी थाली एक जगह लेकर आते और दोनों मिल बांट कर खाते थे। पढ़ाई भी दोनों एक ही जगह करते थे, लेकिन उनके आगे किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब नौकरी करने की बारी आई तो महेंद्र प्रसाद जी को सरकारी नौकरी लग गई और मैं प्राइवेट स्कूल में ही नौकरी की। फिर धीरे धीरे खुद का स्कूल खोल लिया और आज एक स्कूल के साथ साथ 5 स्कूल हो गए हैं। लेकिन वाह रे लालच, इंसान की लालसा कभी पूरी नहीं होती। रामजतन प्रसाद जी
यही सब सोचते सोचते उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। फिर उन्हें किसी के आने की आहट सुनाई दी, तो उन्होंने जल्दी से अपने स्कार्फ से अपने आंसू पोंछे। देखा तो देवंती जी की बहू पिंकी अपने बच्चों को लेकर घर वापस आ गई थी। उन्होंने बहू से कुछ भी नहीं कहा और वह फिर से पुरानी यादों में खो गए। उन्हें याद आ रहा था, जब महेंद्र प्रसाद जी की शादी हुई तब रामजतन जी की शादी नहीं हुई थी, क्योंकि उन्हें नौकरी नहीं मिली थी और महेंद्र प्रसाद जी को सरकारी नौकरी मिलने के कारण उनकी शादी देवंती जी से हो गई थी। तब रामजतन जी अपने दोस्त से कहकर जो भी चीज खानी होती वह बनवा लेते। कभी महेंद्र प्रसाद जी अपने से नहीं कहते तो रामजतन जी ही देवंती जी के पास जाकर कह देते, कम्मो भाभी, भाई साहब ने जो भी अपना मनपसंद डिश होता है वह बनाने के लिए बोले हैं, कहकर आ जाते। देवंती जी ठहरी सीधी सादी, वह भी समझ जाती थी कि वह उनकी शरारत है। फिर भी उन्हें दूसरे को खिलाने पिलाने में बड़ा आनंद आता था, इसलिए बिना ना नुकुर के खुशी खुशी बना देती थी। देवंती जी जब वह डिश बना देती तो सभी लोग बड़े मजे से हंस हंस कर गप्पे लड़ाते हुए खाते। फिर बाद में देवंती जी को बताते, क्यों लोगों ने तो देवंती जी को झूठ बोला था। लेकिन देवंती जी सहज भाव से कह देती, अरे कोई बात नहीं भाई साहब, मुझे तो ऐसे खिलाने पिलाने में बड़ा आनंद आता है, उसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। और उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। वहीं दूसरी ओर देवंती जी भी खाना बनाते हुए अपने अतीत की यादों में खोई हुई खाना बना रही थी कि रामजतन भाई का प्यार कितना निश्चल था मेरे पति के साथ। दोनों दोस्त सगे भाई से भी बढ़कर थे। उन्होंने कभी मुझे ऐसा वैसा गंदा मजाक नहीं किया, बल्कि मुझे तो उन्होंने शुरू से ही अपनी माँ का दर्जा दिया है। पहले हम सब एक दूसरे से बेझिझक होकर अपनी परेशानियों के बारे में खुलकर बातें किया करते थे, लेकिन आज स्थिति कितनी अलग हो गई है। आज बहू के सामने मैं भाई साहब के साथ खुलकर बातें भी नहीं कर पा रही हूँ। जब भी इतने दिनों बाद हमारी मुलाकात हुई है, जिस प्रकार से मेरे पास ढेर सारी बातें उन्हें बताने के लिए हैं, उसी प्रकार उनके पास भी तो ढेर सारी बातें होंगी मुझे बताने के लिए। तभी बहू ने आकर कहा, मम्मी जी, खाना बन गया क्या? तभी देवंती जी अपने अतीत की यादों से बाहर आई और हड़बड़ा कर बोली, हाँ हाँ बहू, लगभग बन ही गया है। उसने सारे बर्तन खोलकर देखे कि देवंती जी ने क्या क्या बनाया है। उसने देखा दाल चावल सब्जी पूरी और खीर बन गई है, और देखा खीर में काजू किशमिश बादाम और मेवे डले हैं, तो वह गुस्से से आग बबूला हो गई और इस समय उन पर भड़कते हुए बोली, क्यों मम्मी जी, पैसे पेड़ पर उगते हैं क्या, जो इतने सारे मेवे डाल दिए हैं खीर में? और पूरी बनाने की क्या जरूरत थी? पूरी की जगह रोटी नहीं बना सकती थी क्या? ऐसे मेहमान बुलाती रहोगी और एक से बढ़कर एक पकवान बना बनाकर खिलाती रहोगी, तब तो आपका बेटा कंगाल ही हो जाएगा। क्या कभी अपने बेटे के बारे में सोचा भी है कि वह दिन रात मेहनत करते हैं, तब कहीं जाकर हमारे लिए भोजन की व्यवस्था हो पाती है? देवंती जी ने बहू से उसी समय कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वह उस समय बात का बतंगड़ बनाना जरूरी नहीं समझती थी। उन्होंने रामजतन प्रसाद जी को और उनके बेटे को खाना दिया और बर्तन साफ करने लगी। लेकिन हमेशा हंसमुख रहने वाली देवंती जी का मुरझाया चेहरा देखकर रामजतन जी समझ गए थे कि बहू से उनकी कुछ कहा सुनी हो गई है। इसलिए उनके खाना खाने के बाद उन्होंने अपने बेटे को उनके पास बर्तन धोने के लिए भेज दिया। देवंती जी बार बार मना करती रही, लेकिन उसने कहा कि जब से उसकी माँ की मृत्यु हुई है, तब से वह रोज ही अपने घर पर बर्तन धोता है,
इसलिए वह आज भी देवंती जी की मदद कर देगा तो क्या हो जाएगा। इस समय बहू ने अपने माथे पर कपड़ा बांध लिया और कर्राते हुए कहा, मम्मी जी, मेरा तो सर फटा जा रहा है, थोड़ा पानी लाकर देंगे क्या आप मुझे, ताकि उन्हें लगे कि बहू की तबीयत खराब है, इसलिए वह अपनी सास की मदद नहीं कर पा रही है। रामजतन प्रसाद जी ने देवंती जी को आते ही बताया था कि उन्हें 3 दिनों तक इस शहर में रुकना होगा। लेकिन जब से वे दोनों बाप बेटे खाना खाकर गए, दोबारा नहीं आए। देवंती जी शाम को फोन लगाती हैं तो रामजतन प्रसाद जी ने कह दिया, भाभी, शायद हमें देर हो जाएगी, आप लोग सो जाइएगा, अगर कल रुकना हुआ तो हम लोग आ जाएंगे। लेकिन जब दूसरे दिन भी नहीं आए तो देवंती जी ने फिर से उन्हें फोन लगाया तो बहू ने सुन लिया। फिर क्या था, अब तो बहू आग बबूला हो गई। उस समय देवंती जी और रामजतन जी का फोन चालू ही था। बहू देवंती जी पर भड़कते हुए बोली, क्यों बुढ़िया, कल से देख रही हूँ तेरे कुछ ज्यादा ही पढ़ निकल आए हैं। कमाई तो एक आने भर की नहीं है और खर्च देख लो 12 आने के। आखिर कौन लगते हैं वे लोग जो सुबह शाम फोन करके उन्हें बुलाती रहती हो। जब उनका मन नहीं है आने का तो फिर क्यों बार बार मुसीबत मोल लेना चाहती हो उन्हें यहाँ बुलाकर। बहू के मुंह से अपने लिए ऐसे अपमान भरे शब्द सुनकर तो देवंती जी को मानो सांप ही सूंघ गया। वह उसके आगे एक शब्द भी नहीं बोल पाई। अब तो देवंती जी मन ही मन सोचने लगी कि वह ऐसा क्या करे जो उन्हें अपने बेटे बहू पर आश्रित ना रहना पड़े। एक दिन देवंती जी सब्जी लेने बाजार गई हुई थी। वहीं पर उन्हें उनकी एक बहुत पुरानी दोस्त उर्मिला जी मिल गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया और वह एक दूसरे से लिपट लिपट कर खूब रोए। वह आंसू उनकी खुशी के आंसू थे। दोनों ने एक दूसरे का हाल समाचार पूछा। तभी देवंती जी का मुरझाया सा चेहरा देखकर उर्मिला जी बोली, क्या बात है देवंती, तू तो पहले कितनी चहकती, मस्त मोला रहती थी, लेकिन अब क्या हो गया जो तेरा चेहरा उतरा हुआ है। उर्मिला जी के ऐसे अपनेपन भरे शब्द सुनकर देवंती जी के सब्र का बांध टूट पड़ा और वह उनके सामने बिलक बिलक कर रो पड़ी और वह सारी बातें बताई जैसा व्यवहार उनकी बहू उनके साथ करती थी। और बेटा भी शादी के पहले तो श्रवण कुमार की तरह हमारी सेवा किया करता था, लेकिन बहू के आते ही वह बदल गया है। उर्मिला जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह देवंती जी की मदद कैसे करे। फिर कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने देखा एक दुकान में लॉटरी की टिकट बिक रही थी। उन्होंने देवंती जी से कहा, देवंती, यह देख रही हो, यहाँ लॉटरी की टिकट खरीदने के लिए कितनी भीड़ जमा है, उन्हें तुम भी अपनी किस्मत आजमा कर देखो। लॉटरी की बात सुनकर देवंती जी 2 कदम पीछे हट गई और बोली, अरे उर्मिला, तू यह क्या बोल रही है, मैं और लॉटरी की टिकट खरीदूंगी, तो ऐसा कैसे कह सकती हैं उर्मिला। तभी उर्मिला जी ने उनकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, देख देवंती, तू इत्मीनान से सोच, मरता क्या न करता, तुझे अपना आत्मसम्मान प्यारा है या गुलामी। माना यह लॉटरी हम जैसे शरीफ लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन क्या तू रोज रोज के ताने और जिल्लत भरी जिंदगी जीना पसंद करेगी या कुछ करके आत्मसम्मान के साथ। अरे, मैं मानती हूँ यह जरूरी भी नहीं है कि तेरी लॉटरी ही लग जाए, लेकिन किस्मत आजमाने में क्या जाता है। तेरी किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, वरना 100 रुपए की ही तो बात है, सपना समझकर भूल जाना। देवंती जी ने थोड़ी देर सोच विचार किया और वहां जाकर एक लॉटरी का टिकट खरीद लिया और उस टिकट को अपनी सहेली
उर्मिला जी को ही संभाल कर रखने के लिए कहकर उसे ही दे दिया और अपने घर चली गई। देवंती जी ने जैसे ही घर के दरवाजे में पैर रखा, बहू का तो तेवर सातवें आसमान पर था। वह चीखती हुई बोली, क्यों बुढ़िया, इतनी देर लगा दी सब्जी लाने में? और जब देखा सब्जी तो कम है और पैसे अधिक खर्च हो गए हैं, तो उसने सारी सब्जियों के दाम पूछे। देवंती जी ने सब्जी वाले से ही सब्जी के दाम लिखवा लिए थे, क्योंकि उन्हें अब इस उम्र के साथ साथ भूलने की बीमारी भी होने लगी थी। इसलिए उन्होंने बहू को बिल पकड़ा दिया। बहू ने देखा बिल में से 100 रुपए कम है, तो वह आग बबूला हो गई और देवंती जी से कहा, क्यों बुढ़िया, 100 रुपए कम कैसे हैं? क्या किया तुमने 100 रुपए का? जो बहू पहले इस सास को मम्मी जी कहती नहीं थकती थी, अब तू तड़ाक और बुढ़िया कहने में तनिक भी संकोच नहीं करती थी, क्योंकि उनके बेटे ने अपने पिता के पेंशन वाले खाते को अपने बैंक खाते से जोड़ लिया था। इसलिए अब देवंती जी के सुख दुख से उन्हें कोई लेना देना नहीं था। देवंती जी ने अब 100 रुपए का हिसाब अपनी बहू को नहीं बताया, तो वह तो आग बबूला हो ही गई और उसे खरी खोटी सुनाने लगी। चटोरी कहीं की बुढ़िया, 100 रुपए का ऐसा क्या खा गई? तेरा पेट है या कुआं? क्या तुझे घर में खाने को नहीं मिलता जो बाहर से पैसे उड़ा कर आई है? और भी बहुत सारी बातें कह डाली जो देवंती जी के बर्दाश्त के बाहर थी। लेकिन देवंती जी अपनी सफाई में बहू से कुछ भी नहीं कह पाई। अब तो बहू को बहाना मिल गया था देवंती जी से छुटकारा पाने का। इसलिए उसने उन्हें इस समय घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। देवंती जी बहू के आगे रोती गिड़गिड़ाती रही कि बहू, मैं इस उम्र में कहाँ जाऊंगी? बहू, मुझ बुढ़िया पर रहम करो बहू। अब से तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। चाहे तो तुम मुझे 2 दिन तक भूखी रख लेना, लेकिन मुझे घर से बाहर मत निकालो बहू। लेकिन पिंकी का दिल नहीं पसीजा। वह उनके लिए दरवाजा नहीं खोलती है। अब देवंती जी हताश और परेशान होकर धीरे धीरे सुनसान सड़क पर चली जा रही थी कि भूख और प्यास के कारण उन्हें चक्कर आ गया और वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। तभी रामजतन प्रसाद जी अपने बेटे के साथ कार से उसी रास्ते से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कोई बुढ़िया सड़क के किनारे बेहोश पड़ी है, तो वह अपनी कार को साइड में खड़ा करके और उसके पास जाकर देखा तो उनके तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उन्होंने देखा, अरे, यह तो उनकी भाभी देवंती जी हैं। उन्होंने आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया और उनके होश में आने के बाद अपने घर ले गए। अपने घर ले जाकर उन दोनों बाप बेटे ने उनकी खूब सेवा की और पूछा कि उनकी ऐसी हालत कैसे हो गई। तब देवंती जी ने सारी बातें रामजतन प्रसाद जी और प्रिंस को बता दी। रामजतन प्रसाद जी को मालूम था कि देवंती जी सिलाई बुनाई का काम अच्छी तरह से जानती हैं। उन्होंने देवंती जी से कहा, क्यों ना आप अपने बेटे बहू को भूलकर नई जिंदगी की शुरुआत करो। और एक ऐसे शख्स जिसका नाम गोवर्धन था, उसका बहुत बड़ा फैशन डिजाइनिंग का शोरूम था, उससे उन्हें मिलवाया, जो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स सिखाना था। उसमें बताओ टीचर के रूप में देवंती जी को रखा गया। देवंती जी एक से बढ़कर एक कपड़े बनाने के आइडिया देती रही और उसके शोरूम की तरक्की दिन दोगुनी रात चौगुनी होने लगी। तभी इत्तेफाक से उर्मिला जी भी उसी शोरूम में आई हुई थी, जहां देवंती जी बतौर मैनेजर के पद पर थी। वह दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुई। तभी उर्मिला जी ने बताया कि उनकी लॉटरी लग गई है और उन्हें पूरे 25 लाख रुपए मिलने वाले हैं, लेकिन कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी, इसलिए उसे वहां जाना होगा। इसलिए देवंती जी उर्मिला जी के साथ वहां गई, जहां से उन्हें पैसे मिलने वाले थे
और वास्तव में उन्हें पूरे 25 लाख रुपए मिले। अब देवंती जी ने राम जतन जी को बताया कि उनको 25 लाख की लॉटरी मिली है, तो क्यों ना वह अपना खुद का कोई छोटा मोटा शोरूम खोले। रामजतन प्रसाद जी ने भी उनका भरपूर साथ दिया और एक दिन देवंती जी ने इस शहर में एक प्लॉट खरीदकर एक छोटा सा शोरूम खोल लिया, जिसमें एक से बढ़कर एक डिजाइनर कपड़े रखे, जिनकी कीमत बहुत ही कम रखी, जिसके कारण बहुत सारे ग्राहक उन्हीं के शोरूम से कपड़े खरीदने लगे। सस्ते के चक्कर में एक दिन पिंकी भी उसी शोरूम में अपने पति के साथ कपड़े खरीदने गई हुई थी। उसने बहुत सारे कपड़े खरीदे और जिस भी वर्कर से पूछती यह कपड़े कहाँ से मंगवाते हो, तो सभी कहते कि यह ड्रेस हम कहीं से मंगवाते नहीं, बल्कि हमारे शोरूम की मालकिन है, वही डिजाइन करती है। और इतने सारे वर्कर उनके अंडर में काम करते हैं कि कोई कितने भी कपड़ों का ऑर्डर देता है और जब कहो तब मिल जाते हैं। उस शोरूम की मालकिन की इतनी तारीफ सुनकर पिंकी के मन में लगा, क्यों ना एक बार उनसे मिला जाए और अपने लिए काम के बारे में पूछा जाए, क्योंकि उसके पति की उतनी कमाई नहीं होती थी कि उसके सारे शौक पूरे हो सकते थे, क्योंकि वह देवंती जी के घर से निकलते ही बहुत खर्चीली हो गई थी, क्योंकि उसे लगता था कि वह अब उस घर की मालकिन है, वह जो चाहे कर सकती है। लेकिन यह नहीं जानती थी कि भविष्य के लिए भी कुछ बचाकर रखना चाहिए। अब उसे दाल आटे का भाव मालूम हो रहा था। जब बच्चे बड़े हो रहे थे और उनके भी खर्च बढ़ रहे थे, वह जैसे ही वह शोरूम की मालकिन से मिलने उस केबिन में गई, वह मालकिन की कुर्सी पर देवंती जी को देखकर हक्की बक्की रह गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि उस समय देवंती जी किसी को एक पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए डिस्कस कर रही थी, जिसका खर्च लगभग 1 करोड़ का था। 1 करोड़ की पार्टी का नाम सुनकर तो मानो पिंकी का माथा चकराने लगा। वह पार्टी किसी और के लिए नहीं, बल्कि उन अनाथ बच्चों के लिए थी, जिन्होंने खेल जगत में, पढ़ाई के क्षेत्र में, कंपटीशन एग्जाम में प्रथम द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण किया था। पिंकी वहां खड़ी खड़ी सारी बातें सुन रही थी। उसने सोचा, यह बुढ़िया जब अनाथ बच्चों के लिए इतना कुछ कर रही है, तो हमें तो फिर भी उनके अपने हैं। अगर मैं नकली ही सही रोकर माफी मांगूंगी, तो 1-2 करोड़ तो हमें दे ही देंगी। बस इसी लालच के कारण वह उस आदमी के जाने का इंतजार करने लगी। देवंती जी के साथ इवेंट के बारे में डिस्कस कर रहा था। वह आदमी जैसे ही गया, पिंकी मौका पाकर रोती हुई अपनी सासू माँ के पैर पकड़कर माफी मांगने लगी और बोली, मम्मी जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपको समझ ही नहीं पाई थी, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। मम्मी जी, माँ के पैरों में ही जन्नत है। प्लीज अब आप हमारे साथ हमारे घर चलिए। देवंती जी ने कहा, ठीक है बहू, तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। और वह अपनी बहू के साथ उनके घर चली गई। पिंकी खुश थी कि मम्मी जी अब हमारे साथ रहेंगी, तो उतना बड़ा शोरूम हमारा हो जाएगा। लेकिन वह यह नहीं समझ पाई कि मम्मी जी इतनी आसानी से हमारे साथ कैसे आ गई। देवंती जी जैसे ही अपने घर गई, उनके बेटे बहू दोनों ने उनके पैर धुलाए, आरती उतारी, चंदन और चावल का टीका लगाया, फिर अंदर गृह प्रवेश करवाया। देवंती जी अपने बहू बेटे के मंसूबे को अच्छी तरह से समझ रही थी। बहू पिंकी दौड़ दौड़ कर देवंती जी के लिए चाय पानी भोजन की व्यवस्था में जुट गई। देवंती जी अब रोज ही अपनी कार से शोरूम जाती और शाम को कार से घर आई पिंकी को लगता कि मम्मी जी रोज के पैसे पिंकी को लाकर देगी। लेकिन देवंती जी यह कहकर टाल देती कि रोज बिक्री होती है तो रोज नया सामान भी तो लाना होता है, और मेरे बाद यह सब तुम्हारा ही तो है। ऐसे ही कुछ दिन बीते। एक दिन देवंती जी ने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी की पेंशन के पैसे आते हैं कि नहीं।
इस महीने के पैसे निकालकर मुझे देना। शोरूम में कुछ सामान खरीद कर डालना है। देवंती जी का इतना कहना था कि बेटे बहू दोनों देवंती जी पर भड़क गए। बुढ़िया एक तो शोरूम का 1 रुपया भी हमें नहीं देती, ऊपर से पिताजी के पैसे जो हमें मिलते थे उन्हें भी मांग रही है। और रोज रोज इस इतनी अच्छी अच्छी चीज बनाकर खिलाई वह अलग। तभी मंद मंद मुस्कुराती हुई बोली, अच्छा बेटा, अब आए ना सच्चाई जुबान पर। यही सच्चाई सुनने के लिए तो मैं यहाँ आई थी। मुझे मालूम था तुम कितने लालची हो। तो मुझे नहीं बल्कि मेरी दौलत से प्यार करते हो। यह बात मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम थी, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से यह सच्चाई उगलवाना चाहती थी, इसलिए सही समय का इंतजार कर रही थी। और तुमने क्या सोचा है, यह घर तुम्हारा है? जमीन के पेपर देख लो, यह घर मेरे नाम पर है। तुम्हारे पापा ने यह घर मेरे नाम पर लिया था। तेरे पापा दूरदर्शी थे, उन्हें मालूम था उनके नहीं रहने पर उनकी औलाद क्या गुल खिलाएगी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया होगा। और आज सच्चाई सामने है। और अगर आज तुम्हारे पापा जिंदा होते तो उन्हें कितना दुख होता। और बहू तुम रामजतन प्रसाद भाई साहब के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रही थी ना। वह मेरे पति के बचपन के दोस्त हैं। वह मुझे माँ का दर्जा देते हैं और तुम गंदी नीयत वाली गंदी ही सोचोगी। कभी अच्छा नहीं सोच सकते और कभी भी अपने स्वार्थ साधने के लिए ही तुम लोगों ने मुझे अपने पास बुलाया था। और तुम लोग मुझे क्या मेरे घर से बाहर निकालोगे? अब मैं तुम्हें अपने घर से बाहर निकालती हूँ, कहकर उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया। देवंती जी के बेटे बहू उनके पैर पकड़कर रो रो कर माफी मांगते रहे, लेकिन आज देवंती जी पत्थर दिल बन गई थी। उन्होंने अपने बेटे बहू को जेल भेज दिया और अपने पोते पोती को अपने साथ ही रखकर उनकी अच्छी तरह से परवरिश की और उन्हें हमेशा अनाथ आश्रम ले जाती थी। वहां ले जाकर उन्हें परिवार का, माँ बाप का अहमियत समझाती थी। और एक दिन उनके पोते पोती भी देवंती जी की तरह ही अच्छे इंसान बने और अपने माँ बाप को भी इंसानियत का पाठ पढ़ाया। देवंती जी ने अपनी पूरी संपत्ति का आधा हिस्सा अपने पोते पोती के नाम किया, तो वही आधा हिस्सा अनाथ आश्रम के लिए दान कर दिया। उनसे प्रभावित होकर रामजतन प्रसाद जी ने भी अनाथ आश्रम के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने का ऐलान कर दिया और मुफ्त में शिक्षा दी। दोस्तों, इस कहानी में देवंती जी का कौन सा साहसिक कार्य आपको आपके दिल को छू गया और रामजतन प्रसाद जी का कौन सा साहसिक कार्य आपके दिल को छू गया? क्योंकि दोनों ने ही समाज सेवा का कार्य निष्काम भाव से किया है। और आज के इस जमाने में ऐसा होता है या नहीं? ऐसे लोग क्या आपके पास पड़ोस में कोई है? तो कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है। ऐसे लोग आज भी इस दुनिया में होते हैं। आज की यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? आप इस कहानी को कौन से राज्य और कौन से शहर से देख रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हमारा भी हौसला बुलंद हो सके। मिलते हैं जल्द ही एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए। वीडियो को हाइप करना ना भूलें। धन्यवाद।